हमको सिर्फ एक नेता के निष्कासन की खबर मानना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंटू मिश्रा पर कार्रवाई के ठीक बाद मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर जो संदेश दिया, उसने इस पूरे मामले को 2027 की चुनावी रणनीति से जोड़ दिया है। मायावती का साफ कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बननी है, 2007 की तरह ब्राह्मण समाज समेत सर्व समाज को टिकट और सत्ता में उचित भागीदारी और सम्मान दिया जाएगा। यानी एक तरफ अंटू मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेता पर कार्रवाई और दूसरी तरफ पूरे ब्राह्मण समाज को साथ रहने का भरोसा। सवाल यह कि क्या मायावती व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर रही हैं या 2027 के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग को नए सिरे से तैयार कर रही हैं। अंटू मिश्रा पर कार्रवाई क्यों हो रही है? अंटू मिश्रा मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और अब बीएसपी के पुराने नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें सतीश चंद्र मिश्रा के करीबी नेताओं में गिना जाता है, माना जाता है। मायावती ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है, तो वहीं अंटू मिश्रा ने अपनी तरफ से कहा कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी नहीं थी और बीएसपी के साथ उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है। यानी यहाँ दो तस्वीरें हैं। एक तरफ पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि अनुशासन से समझौता नहीं होगा, दूसरी तरफ अंटू मिश्रा का अपना पक्ष है। इसलिए असली सवाल यह है कि क्या बीएसपी अब पुराने बड़े चेहरों की जगह नए और ज़्यादा अनुशासित कैडर को आगे बढ़ाना चाहती हैं? और अगर ऐसा है तो यह सिर्फ अंटू मिश्रा की कहानी नहीं है। मायावती लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती, बल्कि संगठन और विचारधारा के आधार पर चलती है। लेकिन कहानी का दूसरा और ज़्यादा बड़ा हिस्सा ब्राह्मण राजनीति है, क्योंकि अंटू मिश्रा के निष्कासन के तुरंत बाद मायावती का ब्राह्मण समाज को भरोसा देना अपने आप में महत्वपूर्ण है। मायावती जानती हैं कि 2007 में बीएसपी की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता सिर्फ दलित वोट नहीं था। उस समय बीएसपी ने दलित आधार के साथ साथ ब्राह्मण समेत अलग अलग सामाजिक समूहों को जोड़कर एक बड़ा सामाजिक संगठन गठबंधन तैयार किया था। 2007 में बीएसपी ने 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था और उनका वोट शेयर तकरीबन 30% से ज़्यादा रहा था, 30.43% था। अब ये वही मॉडल है जिसे मायावती अब दोबारा याद दिला रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या 2007 का फॉर्मूला 2027 में दोहराया जा सकता है? क्योंकि आज राजनीतिक ज़मीन काफ़ी बदल चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी और उनका वोट शेयर करीब 12.8% रह गया। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत सकी। उनका वोट शेयर तकरीबन 9.3% ही रह गया। 2019 में पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें जीती थीं और उनका वोट शेयर 19% से ज़्यादा था। यानी चुनौती सिर्फ ब्राह्मण वोट की नहीं है। बीएसपी के सामने सबसे बड़ा सवाल उनका अपना दलित आधार है। जैसे दलित वोट को कभी बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उस वोट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की नज़रें टिकी हैं। यही वजह है कि 2027 से पहले मायावती तो एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ अपना पारंपरिक दलित आधार मजबूत करना और दूसरी तरफ सर्व समाज में अपनी स्वीकृति को बढ़ाना। जी का आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति भी मायावती के सामने बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण बीएसपी के उस सामाजिक आधार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है जिसे मायावती दशकों से अपनी बड़ी और कड़ी ताकत मानती रही हैं। तो अब असली मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं है। 2027 में एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा कौन रहेगा, मायावती या अखिलेश यादव? और इसके बीच मायावती का ब्राह्मण कार्ड कितना असरदार होगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी ब्राह्मण कार्ड खेलने से पीछे नहीं है। वो भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। वो भगवान परशुराम की तरह अपने आप को स्थापित कर रहे हैं ब्राह्मणों के बीच। वो कह रहे हैं कि भगवान परशुराम का सबसे ज़्यादा सम्मान कोई करता है तो समाजवादी पार्टी करती है।
यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि अंटू मिश्रा को पार्टी से निकालने का मतलब ये नहीं कि बीएसपी ने ब्राह्मण राजनीति छोड़ दी है, बल्कि मायावती का ताज़ा संदेश इसके उलट है। वो ये कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए टिकट और सत्ता में हिस्सेदारी का रास्ता खुला है, लेकिन पार्टी के प्रति निष्ठा और संगठनात्मक भूमिका भी जरूरी होगी। यानी संदेश साफ है कि ब्राह्मण समाज बीएसपी के साथ रहे, लेकिन कोई एक नेता बीएसपी से बड़ा नहीं होगा। सवाल ये भी है कि क्या यह ये जो रणनीति तैयार की है ये काम करेगी, क्योंकि बीएसपी के सामने एक और बड़ी चुनौती ये है कि उनके कई पुराने ब्राह्मण चेहरे समय के साथ पार्टी से अलग हुए हैं। ऐसे में सिर्फ पुराने 2007 मॉडल का नाम लेना पर्याप्त नहीं होगा। मायावती को ज़मीन पर नए चेहरे, मजबूत संगठन और बूथ स्तर की सक्रियता भी दिखानी होगी। यही हमारी आज की सबसे बड़ी चर्चा का विषय भी है कि क्या अंटू मिश्रा का निष्कासन सिर्फ पार्टी अनुशासन की कार्रवाई है, या फिर मायावती 2027 से पहले बीएसपी को पूरी सोशल इंजीनियरिंग को रीसेट बीएसपी की कर रही हैं। ये महत्वपूर्ण है। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, आपको बतला दें कि मायावती की मजबूरी है। अगर मुझे राजनीति, पहली बात तो हम आपको बता दें, अभी जो रैलियां हुई हैं जी, उसमें यूपी में सबसे अच्छी भीड़ मायावती की रैली पे रही। ये सच है, अभी कुछ महीने पहले हुई थी, ये कटु सच है। कोई संसाधन नहीं थे, मायावती का अपना वोट था, है, रहेगा। इस बार भी मायावती का वोट परसेंटेज बढ़ेगा कुछ, मगर चूंकि उस संसाधन में, बाहुबली में, पैसे में और आजकल के मॉडर्न चुनाव पे मायावती पीछे हो गई। दूसरा, उनका एज भी हो गई सिक्योरिटी कारणों से भी। अब आपको बतलाना है कि मायावती ने इसके पहले 2007 से 2012 के बीच के जो विधानसभा रही है, 80 कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें 41 जीते थे, 41 ब्राह्मण जीते थे। अब मजबूरी है कि मायावती का जो सबसे अच्छा कार्यकाल रहा, सबसे अधिक एमएलए 219 एमएलए जीत करके आए थे। कब? जब इन्होंने ब्राह्मणों से पैक्ट किया था। उसमें भी कुछ बातें ऐसी नहीं जो निखर करके आई। उस समय ब्राह्मण विधायकों ने इनसे गद्दारी नहीं की है, ये एक बात आई, ब्राह्मणों ने नहीं की। तमाम मुस्लिम विधायक और सांसद जो हैं इनसे टूट करके चले गए। जैसे 10 सांसद इनके टूट के आ गए थे, मुस्लिम सभी लगभग चले गए। यही पोजीशन रही कि विधायकों में भी, जैसे नसीमुद्दीन वगैरह, तो जितने भी घपले हुए हर एक में नसीमुद्दीन पे आरोप आया। जब भी सरकार हुई, अधिकतर घोटालों में नसीमुद्दीन मुलजिम बनाए गए, अधिकतर उसमें। तो मायावती ने महसूस किया कि ब्राह्मण इनके साथ आए, जीते, और उन्होंने इनके कंधे से कंधा मिला के, ये बहन जी कहती। मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब बहन जी उसमें थी, जब ब्राह्मण उसमें, तो वो नीचे एक रूम बनवाती थी, जो स्थल होता उसमें कहते थे ब्राह्मणों से हाथ जोड़ के कृपया पैर मत छूना, मतलब वो नीचे भी मना करती थी। और तमाम इनकी दोस्त। तीसरी क्या बात रही कि कई ब्राह्मणों ने छोड़ा है। मैं आज एक आपको बात बता रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंशियल बात ओपन कर रहा हूँ। ब्रजेश पाठक की, ब्रजेश पाठक बहन जी के साथ रहे, रैली कराई, जो औपचारिकता थी, पूरी रैली का सब जगह पेमेंट किया, सब कुछ। उसके बाद वो निकले, बहन जी से बाकायदे नमस्ते किया, बोले बहन जी मैं बसपा छोड़ रहा हूँ। उस चीज़ को बहन जी नहीं बोली कि कुछ भी ब्रजेश पाठक का करेक्टर, पूरी औपचारिकता, पूरी रैली करा करके। यही पोजीशन और भी लोगों की रही, तमाम लोग इनका साथ छोड़ गए। और ब्राह्मण एक आध नहीं, जैसे आपको बतलाना है कि इन सब के अलावा जो बड़े बड़े लोग, नुकुल दुबे छोड़ गए। नुकुल दुबे ने 2022 में छोड़ा, कांग्रेस से लड़े, उनको इन्फॉर्म किया, मगर कोई नेगेटिव वैसा पर्सनल नहीं बोले। इस चीज़ को बहन जी ने कई बार स्वीकार किया है। कुछ भी हो, इन लोगों ने कभी भी, रामवीर उपाध्याय आज नहीं है, रामवीर उपाध्याय ने भी उनका साथ छोड़ा, मगर हमेशा बहन जी बोला। एक बार बात भी आई, रामवीर उपाध्याय को भी पार्टी हटाया गया, चूँकि बहन जी का जो तंत्र है, कहीं कहीं बहन जी ने खुद माना है कि हमको लोगों ने गलत सूचना दी, जैसे ब्रजेश पाठक वाली स्वीकार की गई। अब आपको बताना है कि यही नहीं, आदित्य पांडे का ही हुआ, विजय शंकर तिवारी का ही हुआ, रंगनाथ मिश्रा का हुआ, रंगनाथ मिश्रा। और जाकर बीजेपी में बहन जी ने रंगनाथ मिश्रा पे भी यही बात बोली थी, ब्रजेश पाठक, विजय शंकर तिवारी, इसके अलावा तमाम लोग ऐसे थे। अब अंटू का बता दें,
अंटू की बात चूंकि और पार्टियों से चल रही थी, हकीकत में इनके जो नेता हैं चूंकि उस समय बीजेपी या सपा का ज़्यादा बोलबाला है, यहाँ से लोगों के जीतने की संभावना है, तो अंटू भी टच में बीजेपी के थे। आपको बताने कुछ दिनों पहले कल्लाद मिश्र व बीजेपी के 2 लीडरों के जरिए इनकी बातचीत हुई। अब ब्रजेश पाठक वाला सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो आदमी रैली में रहा, रैली सफल कराई, एक एक को आया और एक एक को भिजवाया, गाड़ियाँ सब करा के, और बताया कि मैं छोड़ रहा हूँ। उस चीज़ को बहन जी कभी आप बहन जी ने आज की मैं लेटेस्ट बतला रहा हूँ, उन्होंने क्या किया है कि बाकायदे ये कहा है कि 2007 से 2012 की जो पोजीशन थी मैं उसी तरह से सम्मान दूंगा, हमारा आपसे कोई वो नहीं, हमारा सीधा उद्देश्य सर्वजन सेवा है, सर्वजन सुख है। और उन्होंने मानवर ने भी एक्सेप्ट किया था कि यही नहीं, मानवर ये भी कहते थे कि मैं आरक्षण दूंगा इनको, ये कहते थे काशीनाथ। हमने मानवर की बहुत रिपोर्टिंग की है, हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठे, कई चीज़ें आपको था, लोग कहते हैं ब्राह्मण के खिलाफ थे, मगर हमने जो पाया नहीं। इसके अलावा आपको बता दें सबसे बड़े जिस समय सवर्ण आरक्षण की बात आई है, सबसे पहला समर्थन बसपा ने दिया है, और जब धारा 370 की आई सबसे पहला बसपा ने दिया, बीजेपी वाले बाद में बोले। फिर कांग्रेस का जो सचेतक था जिसको विप जारी करना था उसी ने दे दिया समर्थन, मतलब कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस सचेतक ने। तो तमाम जगह मायावती का जो सलूक रहा। अब आइए ब्राह्मण जो विधायक के, उनके साथ कोई भी विधायक, कई बार इंटरव्यू हमको याद है कि हमने रामवीर उपाध्याय जी से कहा था कि आपको इतना बेइज्जत करके निकाला गया, बहन जी हमेशा जो थी आपको नीचे बैठाती थी। तो रामवीर उपाध्याय एक बार वहाँ से बोले नहीं, गलत गलत आप लोग कह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होगा, बहन जी चेयर में बैठी तो हमको ही बैठा रहा, ये आप लोग बिल्कुल गलत बोलते हैं। मतलब बहन जी के खिलाफ होने के बावजूद भी रामवीर उपाध्याय के शब्द थे। तो कई चीज़ें ऐसी कि केमिस्ट्री में इस समय। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दें, ब्राह्मण मतदाता जो है भाजपा को वोट दे देगा, कांग्रेस को दे देगा, सपा के प्रति अभी भी एलर्जी है उसको, वो एक बार बसपा को दे सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको बीजेपी और कांग्रेस है, सेकेंड प्रायोरिटी में बसपा है, थर्ड प्रायोरिटी में सपा है। अंटू मिश्रा का निष्कासन या अंटू मिश्रा को बाहर करना, ये क्या संदेश? मैं आपको क्या ये सतीश चंद्र मिश्रा के लिए संदेश है सीधा सीधा? बिल्कुल नहीं, सतीश मिश्रा के लिए नहीं है। सतीश मिश्रा के मैं आपको, चूँकि अंटू पढ़े जिस कॉलेज में उसी में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे ही विधानसभा के अंटू, चूँकि हम उनके व्यवहार को जानते हैं, ये सगे रिलेटिव हैं सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा के जरिए इनको टिकट मिली थी, और यही पोजीशन नुकुल दुबे भी इनका सगा भांजा था। तो नुकुल दुबे ने भी जब छोड़ा 2022 में, तो बहन जी ने कहा था देखिए इस व्यक्ति ने कहा आ करके मैं सूचना दिया, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ा। तो उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में ये सफल राजनीति का इसने कहीं कोई गलत बयान, ब्राह्मण मतदाताओं ने या जितने भी लोगों ने छोड़ा है उन्होंने बहन जी की बुराई नहीं की। अब आपको बता रहे ब्रजेश पाठक की, सबसे ज़्यादा ब्रजेश पाठक इसमें फिगर है। ब्रजेश पाठक से भी अंटू की बातचीत हुई। ब्रजेश पाठक इतने जूनियर लीडर हैं, इतने जूनियर विधायक थे, और बीजेपी में उप मुख्यमंत्री कैसे बन गए? वो एक वजह थी कि ब्रजेश पाठक ने अगर कोई कमेंटमेंट किया मैं व्यवस्था करा देंगे, तो कराई है, मैं ये खर्चा देख लूँगा, ये देख लूँगा, तो उन्होंने कराया। उन्नाव हरदोई में इनका जबरदस्त विरोध था, बीजेपी के कार्यकर्ता इनको पचा नहीं पा रहे, मगर अगले ने क्या किया, सभी सीटें जिता के दी। तो वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जिस विधानसभा के हैं उसी में कुर्मी छत्री विधायक, उनके पिताजी आरएसएस के थे, उसने बाद में एक्सेप्ट किया कि यार कुछ भी वो ब्रजेश आदमी बसपा से आए हैं, मगर हमारी सीट जिताने के लिए हमसे व्यक्तिगत मतभेद है, मगर हमारी सीट जिता, इसीलिए इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कटु सच है। ब्रजेश पाठक बहुत जूनियर थे, अब भी जूनियर हैं बीजेपी के तमाम। ये बात बहन जी ने भी कई बार स्वीकार की कि लोगों ने गलत। अभी सिद्धार्थ को भी उन्होंने हटा दिया, अशोक सिद्धार्थ को। अंटू को इसलिए हटाया, अंटू ने पूरी सपा से बात कर ली थी। मैं अंटू को बता दूं, अंटू बसपा से रहे, अंटू सपा से चुनाव लड़े, अंटू बीजेपी से। अंटू जब तक जिंदा है तो वो टिकट बहुत आराम से ले आएगा। उसकी वजह अंटू इस चीज़ के खिलाड़ी हैं। अंटू की फैमिली अमेरिका में भी रहती है, इनके फादर भी बहुत अच्छी पोजीशन में थे, इनका भाई एक फॉरेन में है, भाभी इनकी फॉरेन में, बहुत सक्षम फैमिली हर तरह से। यही नहीं, जब चुनाव पे क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण वोट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक इंटैक्ट था या है, वो अब 27 में छिटकने की स्थिति में है? ब्राह्मण वोटरों के अंदर कुछ कसक है भाजपा को लेकर? देखिए जो पोजीशन है कसक है, इसमें कोई शक नहीं।
और आपको बता दें, कल्याण सिंह को भी उतना बड़ा ब्राह्मण हितैषी नहीं माना जाता था जितना मायावती है। मायावती ने टिकट दी, टिकट के अलावा जो सबसे पहले नीचे कह दे, देखिए आइए, मैंने इसीलिए रूम बनवाया नीचे, आप पैर नहीं छुएंगे। मतलब मायावती वैसे भी नीचे भी पैर नहीं छूने दे। ये तमाम चीज़ें ब्राह्मणों को काफ़ी कुछ। दूसरा, मायावती ने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, और ब्रह्मा विष्णु महेश। और इसके अलावा जो ब्राह्मणों को उन्होंने एक बात कही थी मायावती जी कि देखिए जाना, और वो जो ब्राह्मण मतदाता है अपने उनसे पैर छूना और पीछे आशीर्वाद दिलाना। अगर इन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मिठाई, ये बहन जी के वर्ड है, तो ये वोट दे देंगे। आपने लंबा एक आपका अनुभव रहा है, आपने राजनीति के बहुत बसंत देखे हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से परखा है, तमाम बड़े नेताओं से आपने 1 to 1 चर्चा की है। लेकिन बहन जी, बसपा का ये देखा जाए तो समय समय पर, जैसे कांग्रेस समय समय पर अपने स्लोगन को धार देती थी, बदलती थी, बहन जी की पार्टी का भी वही रहा है। शुरुआत में तो कुछ इस तरह से आया था ना, तिलक तराजू और तलवार। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं आपको बताऊं, फिर बाद में आया कि चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो ये सब सारी चीज़ें भी बीच बीच में बदलती रहती हैं। हालांकि अब हम दूसरी खबर का रुख करेंगे। अब देखना होगा कि ब्राह्मण वाले मामले पर उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण किस ओर जाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीढ़ी मतलब पंडित है, तो उनके साथ जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं उनके लिए। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, ये वो दिन जब आज़ादी की सुबह से ठीक पहले देश ने बंटवारे का सबसे बड़ा दर्द झेला था। लेकिन इस बार विभाजन की याद सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 की त्रासदी को लेकर कई बड़े बयान दिए और सीधे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योगी ने कहा है कि एक बार फिर से कहा है कि हम बटे थे इसीलिए कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए पहले मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये देश गुलाम क्यों हुआ? हम 2026 में हैं। (1526) में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संबल है, इस संबल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संबल में हुई होती तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई नहीं करता। यानी मात्र 2 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को क्षतिग्रस्त करके सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करते हुए एक गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी।
हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। अजय जी, क्या माना जाए, विभाजन विभीषिका के लिए सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की वजह से भारत में हिंदुओं को काटा गया और भारत को बांटा गया। देखिए, आपको बताना है, ये कट सच है। ये योगी जी ने कहा जो, इसमें बिल्कुल सत्यता है। और जैसा उन्होंने कहा कि हम बटे थे इसलिए कटेंगे, परंतु आपको बतलाना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, उनका सीधी सी बात थी। आपको बताना है कि जिन्ना का ये कहना था कि हम पीएम नहीं बनेंगे, अगर नेहरू बनेंगे तो हम बनेंगे। अगर सरदार पटेल को बना देते तो जिन्ना पीएम नहीं बनने को तैयार थे। उनकी एलर्जी नेहरू जी को लेकर के थी और वो साफ कह रहे थे कि ये बनेंगे तो हम बनेंगे। इन दोनों ने मिल करके देश बांट लिया सिर्फ पीएम के रहते हुए। ये कटु सच है, ये कटु। दूसरी बात है कि बांटने से, बटने से और कटने से नेहरू जी को आराम था, फायदा था। वो जानते थे जब बटेंगे कटेंगे तभी हम पीएम पे डटेंगे, वो ये जान गए थे। तो आपको बताना है कि स्पष्ट ये था, जब आपस में बटेंगे तो बंदर बाट हम करेंगे। ये नेहरू जी, जब आपस में बटेंगे तो बंदर बाट हम कटेंगे, जितने कटेंगे उतने वोट अपने फेवर में डटेंगे और पटेंगे। ये सोच थी नेहरू जी की, जितने कटेंगे उतने अपने फेवर में वोट डटेंगे या पटेंगे। अगर हिंदू अगर कटेगा तो भी हिंदू हम ही को देगा, मजबूरी है उसकी। अगर मुस्लिम कटेगा क्योंकि उसको हिंदुस्तान में रहना तो हम ही को देगा। तो उनका स्पष्ट, जितने कटेंगे उतने वोट अपने फेवर में पटेंगे। अगर सब एक हुए तो हम हटेंगे। ये भी नेहरू जी की सोच थी, अगर सब एक हुए तो नेहरू जी हटेंगे। इसीलिए देश का बंटवारा हो गया। जिन्ना का हम बनेंगे, वो बने तो बोले अब बांट लो। ये भी इसके आगे सोचती, अगर हम एक हुए, अगर सब एक हुए तो हम हटेंगे। नेहरू जी की सोच थी। अगर देश 10 टुकड़ों में होगा तो हम पीएम पर पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा रहेंगे, डटेंगे। ये सोच थी। अगर 10 टुकड़ों में, देश 10 टुकड़ों में हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, कश्मीर, हैदराबाद, गोवा, तमाम वो, तो ये इनकी सोच रही है। इसमें कोई शक नहीं, बटेंगे और डटेंगे। ये रहा। अब आज भी यही पोजीशन। मैं आपको, जब देश आज़ाद हो गया है उसके बाद नेहरू जी क्या कहते थे, कौन कहता है कि मुसलमानों को बाहर भेजा जाएगा, जब तक हम जिंदा हैं नहीं जा सकते हैं। ये कह के उनको डराया गया, जबकि स्पष्ट हो गया था जो यहाँ मुस्लिम है वो यहाँ पे अपने कब्रिस्तान नहीं ले जाना चाहता था, यहीं रहना चाहता, कोई मतभेद नहीं था। मगर नेहरू जी ने कह करके मुस्लिम के अंदर डर करे कि वो वोट उन्हें थोक में मिल गया। हिंदू से भी उन्होंने यही कहा कि ये है पोजीशन कि मैं देश चलाऊंगा हिंदुस्तान।
तो कुल मिला के बटेंगे कटेंगे, इसमें राजनीतियों की फसल उगी है। इसी राजनीति के वजह से ये शासन में रहे, वरना इस देश में नेहरू जी को मुस्लिम राज्य नहीं बर्दाश्त कर रहे थे। और मगर उन्होंने क्या किया, जब बढ़ गया तो मुस्लिम उधर चल गया तो हिंदू की मजबूरी हो गई, तब भी इनको नहीं चुना गया। मगर महात्मा गांधी ने इनको बर्दाश्त दे दिया गलत ढंग से। इतना सब तो दिया था मुसलमानों को, क्या नहीं दिया था? भारत की आज़ादी के समय गांधी जी तो खुद अनशन पर बैठ गए थे कि जब तक 50 करोड़ नहीं दोगे तब तक बालक फूलेगा नहीं है, बच्चा कैसे सरवाइव करेगा। और दूसरा, कश्मीर में तो सब पंडित रहते थे ना सर, कहाँ गए वो? देखिए, आपको बता दें कि ये खुद चाहते थे कश्मीर अलग राज्य रहे। चूँकि कश्मीर का मैं रहने वाला हूँ, तो कश्मीर एक बफर स्टेट है दोनों के बीच में, तो हमारी उस राज्य पे हमारा जिस जहाँ के हम हैं वो कहीं किसी का गुलाम ना हो, ना भारत का हो ना पाकिस्तान। नेहरू जी की वजह से कश्मीर रहा ये, और अगर किसी की वजह से एक हुआ तो आपको बताना है भारत में मिला तो सिर्फ पटेल की वजह से। अब दूसरी बात आपको बता दें, नेहरू जी के सामने मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि वो इतने लालायित थे देश के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए। जिन्ना कतई भी किसी के खिलाफ नहीं था, आपको भी बता दें, जिन्ना खिलाफ नहीं था। ना जिन्ना के खिलाफ, अगर जिन्ना को भी बना देते, जिन्ना 3 महीने बाद मर जाता। और आपको बताना है, जो पाकिस्तान है उसमें पूरा बलूच भारत के साथ था, बाद में भी रहा, पख्तून भी भारत के साथ होता और कराची भी भारत के साथ होता। ताजुब की बात देखें। और यही नहीं, बांग्लादेश में सिलचर, ढाका, खुलना, ये सब दलित बाहुल थे, जहाँ से अम्बेडकर जी जीत के आते थे। पूरा आप त्रिपुरा से लेकर के चटगांव तक सब भारत के साथ होता। परंतु ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती रही कि अपने को राज करने के लिए इन्होंने देश को बांट दिया। ये ऊपर से महात्मा गांधी कह रहे थे 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर, 55 करोड़ की करेंसी, 55 करोड़ की करेंसी जो थी, इसमें भी एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये वह पाकिस्तान को दी गई, मगर जिन्ना ने क्या किया, उसी समय पाकिस्तान ने रुपए का डिवेल्युएशन कर दिया और मनी अपनी चेंज कर ली। यही नहीं, हबीब बैंक को जूनागढ़ से वहाँ का राजा और ये सब लोग ले करके पानी के जहाज़ों से पाकिस्तान कराची चले गए, छोटी बंदर बड़ी बंदर। तब ये हुआ कि इस करेंसी को, आपकी करेंसी अब हमें ज़रूरत नहीं, यहीं मेरे रिश्तेदार को दे दो। बीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने बोफोर्स में कमीशन खाया, ओपन रूप से कहा। राजीव गांधी का चैप्टर तो बहुत बाद में आया ना। सुनिए, तो राजीव गांधी मतलब बीपी सिंह अभी आपको, तो बीपी सिंह ने जब आरोप लगाया कि इन्होंने कमीशन खाया तो उनके रिश्तेदार नेहरू ने भी कहा, अरुण नेहरू ने, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, आरिफ मोहम्मद ने भी कहा। फिर आप कैग की रिपोर्ट में आ गया कि कमीशन खाया राजीव गांधी ने। उसी समय बीपी सिंह ने एक बात कही थी कि बीपी सिंह को ये हड़काया कांग्रेस के नेताओं ने, अगर तुम कहोगे तो राष्ट्रपिता पर भी आरोप लग जाएगा 55 करोड़ की करेंसी का। ये कटु सच है, क्योंकि बीपी सिंह यहीं पे चुप हो गए कि राष्ट्रपिता पे आरोप। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, महात्मा गांधी ने कमीशन नहीं खाया था, मगर 55 करोड़ रुपया यहीं दिया गया था उनके रिश्तेदार को, जिन्ना के, उनको, वो भारत के इन्हीं नेताओं में से दिया गया था 55 करोड़ करेंसी। इसीलिए बीपी सिंह खुल करके नहीं कह पाया, क्योंकि ये होता है स्पष्ट कांग्रेस के नेताओं, क्या महात्मा गांधी पे भी आरोप लगाओ, हाँ 55 करोड़ दिया गया, महात्मा गांधी ने कमीशन नहीं। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये कत्लेआम के पीछे की कहानी क्या थी? कत्लेआम देश बटा, आपको अलग सारी चीजें हो गई, दोनों नेताओं में रजामंदी हो गई, भारत से अंग्रेजी हुकूमत का शासन खत्म हो गया। फिर ये क्या था, काट मार कि हिंदुओं को काट डालो, सिखों को काट मारो। काट मार की योजनाबद्ध तरीके से इसलिए कराया गया ताकि हिंदुस्तान का हिंदू हमसे एक हो जाएगा, वो घबरा जाएगा। देखिए पाकिस्तान में हमको मानने लगेंगे नहीं। मैं आपको बताऊँ, जब पाकिस्तान से और जब बांग्लादेश से वहाँ से ट्रेन चली तो रास्ते में उनको मार दिया गया। यहाँ जब दिल्ली में आई तो पूरी आप समझे ट्रेन में लोग मरे हुए थे। यही बांग्लादेश से जब भारत की सीमा पे आए, पूरे बांग्लादेश से मुश्किल से 2.5-3 किलोमीटर आगे निकल पाए होंगे, सबको मार दिया। अब आपको बता रहे ये जानबूझ करके इसके पीछे की क्या मंशा रही होगी? मंशा ये रही कि जब हिंदू मारा जाएगा तो हिंदुस्तान का, हमें चूंकि अब प्रधानमंत्री बनना 15 अगस्त से, तो हम ये कहला लेंगे, देखिए आपको ये हुआ, मैं ही एक विकल्प हूँ, मुझे मानो। पाकिस्तान चला गया, चूंकि वो लोग हमको मानेंगे नहीं, पाकिस्तान चला गया, अब आप चलाइए नेहरू जी। तो यहाँ जो मुस्लिम रह रहा वो तो मजबूरी उसको हमें देगा, क्योंकि हम कहेंगे आपको जाने नहीं देंगे। और हिंदू जो था हमारे खिलाफ हो जाता,
वरना अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा शांति से हो जाता, नोट कर लीजिए, नेहरू जी को लोग दौड़ा लेते। आप नोआखाली में नेहरू जी से बदतमीजी हुई, तमाम जगह नेहरू जी को लोग दौड़ा रहे थे। इवन महात्मा गांधी को भी दौड़ाया है। कलकत्ते में स्वयं उन्होंने लिखा, विदेशी पत्रकार ने लिखा कि लोग गांधी जी से बदतमीजी, बिरला भवन में भी उसके पहले हुई बदतमीजी, चूँकि हिंदू नाराज था। तो ये हुआ कि जब हिंदू वहाँ कटने लगा तब हिंदू सब यूनाइट हो गए, अरे हम मारे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं। तो इन्होंने एक बर्दाश्त दे दिया, क्योंकि हिंदू जब वहाँ नहीं, तो ये तो तय करना चाहिए था ना, जब आप ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, धर्म के आधार पर आप देश का बंटवारा करते हैं, तो आपको ये तो तय करना चाहिए था कि वहाँ जो हिंदू हैं वो नहीं रह पाएंगे, ये लोग उनके साथ इसी तरह की ज्यादती करेंगे। जब यहाँ भारत जो अखंड भारत है उसमें ये लोग अपना इस तरह का हिस्सा मांग रहे हैं, तो वहाँ क्यों छोड़ा जाए, सौत के यहाँ क्यों छोड़ा जाए बालक को, है? देखिए, मैं इस बारे में क्यों नहीं लेके आए अपने लोगों को, और जब वो लोग आने भी लगे तो काट डाले सब इस देश में। और यहाँ सब लोग फल फूल रहे हैं। इस देश में आपको बता रहे हैं, नेहरू जी जो थे, नेहरू जी का जो परिवार है, ये गांधी परिवार नहीं है, आपको बता दें। नेहरू जी का जो परिवार है वो कुछ अलग रहा। आप अगर पता लगाएंगे मोतीलाल जी के बाबा का क्या नाम था तो आप या उनकी और पहली पता लगाएं। हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक था इनका परिवार। आपको बहुत छोटी सी बात बता देना कि इंदिरा जी ने भी अपनी शादी फिरोज खान से की, और प्रियंका जी ने भी अपने लड़के का नाम मुस्लिम रखा, मुस्लिम लड़की से ही उनकी शादी कराई। तो ये परिवार हिंदू मुस्लिम जो है इन सबसे अलग था। सोनिया जी ईसाई थी, प्रियंका गांधी ईसाई हैं, उनका हस्बैंड भी ईसाई है। तो कुल मिलाकर के हिंदू फीलिंग से ये परिवार शुरू से दूर रहा, शुरू से दूर रहा। यही नहीं, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि जो आतंकवादी जिन्होंने भारत के खिलाफ ये किया, लोगों को मारा, उन्हीं को आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा करके ये जो भारत के टुकड़े क्या कर रहे थे उनको इन्होंने खुला समर्थन किया। ये परिवार वो तो कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है, वो तो जनेऊ वनेऊ सब पहनते हैं, हालांकि कोट के ऊपर पहनते हैं वो अलग बात है। देखिए, कोट के ऊपर पहनते हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण बनते। पहली बात तो दत्तात्रेय है नहीं, दूसरी बात इन्होंने अपना कुल भी गलत बताया, कुल भी गलत बताया। तीसरी बात, ये लोग ये सब चीज़ें बिल्कुल मानते नहीं थे कि आप यहाँ से अंदाजा लगाए। उन्होंने अपने लड़के का नाम मुस्लिम उस पर क्यों रखा, लड़की की शादी कराई, जो लड़के से कराई मुस्लिम के, प्रियंका गांधी क्या, इस चीज़ को ज़्यादा उन्होंने नहीं किया। और जिस समय उस मुस्लिम से शादी कराई फिरोज खान से, तो भी उसका नाम गांधी रखा दिया। कुल मिलाकर के ये फैमिली शुरू से मुस्लिम परस्त रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुस्लिम को वो सिर्फ एक प्रकार से लालीपॉप देना इन्होंने किया नहीं। सच्चर आयोग लाए थे, मुस्लिम वास्तव में उस समय पिछड़ा था, मगर मुस्लिम के लिए इन्होंने किया कुछ नहीं। मुस्लिम का थोक में बोल लिया, मुस्लिम ने नोट वोट सपोर्ट, क्योंकि मुस्लिम को दहशत में रखा कि वो दंगे होने पे क्या था कि ये कहते थे मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम चिंता न करो। इंदिरा जी तुरंत वहाँ जाती थी, ये तुरंत जाते थे, मगर किसी भी हिंदू उस पर ये कभी नहीं गए। जितने भी सेकुलर लोग हैं, यही एक वजह रही कि अनपढ़ लोग कलाम को इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया, तमाम लोग। सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान की बात कर रहे थे उसमें 70% इन्होंने देश के प्रमुख पदों पे रखा। ताजुब की बात देखिए, उन राजाओं की सबसे पहले रियासत की। और यही नहीं, कश्मीर को, भारत में तो अधिकतर तो फिर जो शिक्षा मंत्री रहे वो मुसलमान ही थे, सब मुसलमान। इसकी मैं आपको एक बात बताएं, हिंदुस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान के इतिहास में, तभी हमको सिकंदर महान और बाबर नामा और ये सब पढ़ा दिया गया किताबों में। देखिए, आपको बता, हुमायूं और बिल्कुल हुमायूं की राखी और फलाना डिमका, ये सब सारी चीजें ये तब नहीं पढ़ाया गया था कि राणा कुंभा कौन था। राणा कुंभा को नहीं बताया गया। तमाम एक से हरि सिंह नलवा, पूरे दुनिया के मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता। हरि सिंह नलवा, बंदा बैरागी, आज तक इन्होंने पढ़ाया नहीं। हरि सिंह नलवा पूरे दुनिया की, आप ये समझ लीजिए। राजा छत्रसाल का कहीं जिक्र नहीं था, कहीं नहीं जिक्र है। कुंभा का नहीं है, तमाम चोल वंश का नहीं है, कभी गुलाम ही नहीं हुआ। असम का नहीं है, वो कभी गुलाम ही नहीं हुआ। तो ये देश का दुर्भाग्य रहा, और ख़ास तौर से ये जानबूझ के देश में एक स्थिति ऐसी क्रिएट की गई। तीसरी आपको सबसे बड़ी बात बता दें, वर्ल्ड के इतिहास में अभी तक पार्लियामेंट में सबसे अच्छा कोई बोला तो एक मिनिस्टर था, करीम अली छागला, कांग्रेस के मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया था, काफ़ी देर तक, काफ़ी अभी तक के इतिहास, वर्ल्ड के इतिहास। उन्होंने कहा था कि इस देश का दुर्भाग्य, जितने शिक्षा मंत्री आए इन्होंने आयोग दिया, चूँकि वो क्वालिफाइड थे,
और मुझे शर्म आती है कि इस देश में जो मौजूदा शासक है ये शिक्षा का सुधार नहीं चाहते, ये क्या चाहते हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन में पूरा अधिपत्य, वंदे मातरम की काट-छाट चाहते थे। ये करीम अली छागला ने बोले मैं शिक्षा में जात नहीं होता, मजहब नहीं होता, हमें शिक्षा बराबर की देनी, सबको देनी, हिंदू पढ़े मुझे। ये करीम अली छागला ने कहा था, कहाँ, पार्लियामेंट में, एक मुस्लिम सांसद ने। और उन्होंने कैसे बोला था, सभी सांसद स्तब्ध रह गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग खड़े होकर के ऐसे उन्होंने ओंठ में उंगली लगा ली थी, दांतों तले उंगली, मतलब ताजुब मान रहे थे इस व्यक्ति ने क्या कह दिया, करीम अली छागला। तो 150 वर्ष पहले जन्मा वंदे मातरम को काट छाट कर डाली। दूरदर्शन जब लॉन्च हुआ उसके लोगों पर सत्यम शिवम सुंदरम आता था, उससे इतनी चिढ़ हो गई कि उसी को हटा डाला। और भी तमाम सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से नीति और नीयत साफ झलकती थी कि आप चाहते क्या हैं, आप इस तरह की स्थिति क्यों पैदा करते हैं। गांधी परिवार में ऊपर से लेकर और नीचे तक, टॉप से बॉटम तक, कोई भी राम मंदिर नहीं गया, कोई कृष्ण मंदिर नहीं गया। बाबर की मज़ार पर तो चले गए, वहाँ नहीं गए, क्यों नहीं गए सर? आपको बता रहे हैं, एक पुस्तक है रिचर्ड फॉक्स, रोमेल पे लिखी हुई है। एक रोमेल था हिटलर का सेनापति, उसके कारण जीत हुई, उसको डिजर्ट फॉक्स बोलते थे, जो रेगिस्तान। तो वो लिखता है, आप समझ लीजिए, जो वर्ल्ड की अच्छी पुस्तकें हैं उस पे साफ लिखा जा रहा है कि सिकंदर की और लड़ाई हुई है और सिकंदर लड़ाई में हारा है। सिकंदर से बाद में बुरी तरह से मरा है सिकंदर, और सिकंदर अपनी लड़की को शादी कर गया था, किससे? चंद्रगुप्त से। सिकंदर हारा पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है सिकंदर जीता, जो जीता वही सिकंदर। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, आपको बताएं, तो पार्लियामेंट में क्या कहा गया, जो जीता वो दामोदर दास नरेंद्र, नॉट सिकंदर। ये, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पढ़ाया जा रहा है कि सिकंदर जो जीता सिकंदर, कोई पाकिस्तान का नहीं कहता, कोई मुस्लिम नहीं कहता जो जीता सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। वहां पढ़ाया जा रहा है, वहां पे ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, तो उस वहां की संसद से शब्द हटाया गया कि उसने कहा कि जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। ये पाकिस्तान की संसद। दूसरी आपको बताना है महाराणा प्रताप और अकबर की, यहाँ हिस्ट्री क्या पढ़ाई गई, जानबूझ के इतिहासकार में या शिक्षा मंत्री मुस्लिम रखे गए कि महाराणा और अकबर का, जोधाबाई कोई थी नहीं, इसीलिए आपको बता रहे मुगले आजम फिल्म आई। मुगले आजम फिल्म में स्पेशली नेहरू जी ने क्या किया कि पुलिस लगाई, और पुलिस में ये रहा कि दौड़ा लिया करो लोगों को ताकि वो फिल्म बहुत अच्छी है, और उसको हाईलाइट कराया गया सिर्फ जोधा अकबर की वजह से। और क्या, अनारकली के लिए और बातें नहीं बताई गई, और बातें अनारकली के लिए नहीं बताई गई, सिर्फ जोधा को ये करने लिए, जबकि ऐसा बने। दूसरी, महाराणा कभी हारे नहीं है, अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं किया, अकबर कभी नहीं चाहता था कि महाराणा खुद उससे लड़ते थे, और महाराणा देखते थे ये कहाँ कहाँ शासन है, वहीं जाके महाराणा अटैक करते थे। अकबर जब हल्दी घाटी में लड़ा है तो उसने फर्स्ट मार दी, फिर सेकेंड आए, फिर थर्ड आई, तब अकबर हौदे से उतर गया। उसने कहा कि भैया यहाँ तो हार मान लेना। अकबर ने हार मानी है, हार, तो अकबर महान कैसे हो गया। अब आप देखिए वहीं डिजर्ट फॉक्स में जो है उस पर क्या लिखा जाता है, ग्रेट द महाराणा। अब ये कब जाने, जब वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आया और उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए बीच का, वो 2 दिन हमने खाली इसलिए रखे हैं, हम महाराणा के जमीन में जाएंगे, जहाँ पे वहाँ की मिट्टी ले जाएंगे। आज अगर योगी आदित्यनाथ मंच से इस बात को कहते हैं और एक देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया इस बात को कहता है, तो लोग सुनते हैं, लोग ताली बजाते हैं, लोग उसे आत्मसात करते हैं और योगी को पसंद भी करते हैं इस भाषा शैली के हिसाब से। लेकिन अजय जी, क्या ये सब सारी बातें जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं ठहराव के साथ, कांग्रेसियों को इतनी मिर्ची लगती है, वो सोचते हैं कि ये क्या कह दिया, ऐसी नस दबा दी उनकी दुखती हुई, वो विलविला जाते हैं। देखिए, हम योगी जी का मैंने अपनी आंखों से देखा कि मैंने रिपोर्टिंग की है। योगी जी के पास एक बार कुछ ही जीपें थी, कुछ ही लोग थे, और वो जिस तरह से ख़ास तौर से अंसारी के क्षेत्र में घुस गए वहाँ तक,
तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ छतों पे उनके लोग थे, सबके पास अपनी राइफलें थी, टेलीस्कोप राइफल एक से एक अच्छी थी। योगी के पास इतने अच्छे हथियार भी नहीं थे, कोई वो भी नहीं। और किस तरह से वो थोड़ी से वाहनों के साथ जा करके, तो वहाँ आपको बताने खुद मुख्तार अंसारी ने उनके भाइयों वगैरह ने देखा कि अगला आदमी आ रहा, तो उन्होंने इनको वॉकओवर दिया कि वो भी समझ गए कि इतनी बड़ी हिम्मत इतने कम लोगों। तो ये योगी का अपना एक कलेजा है। पार्लियामेंट में इनको लालू बोलने नहीं देते थे, कहते ये बाबा तू बैठ जा, बाबा तू भी बोलेगा। ये मुलायम सिंह भी कहते बाबा तू भी बोलेगा। फिर लालू हंसी लेते थे, और ये उस समय दुबले पतले थे, इनको बोलने नहीं देते थे, मगर ये दृढ़ता से बोलते थे। ये योगी का अपना था। वो कहते भी थे कि बाबा लोगों का काम मंदिर में घंटा बजाना है, आप लोग घंटा तो बजाओ। योगी कैसे कर ले जाते हैं, ये एक ताजुब की बात है। और यही एक वजह है कि योगी एक साधारण घर के, आज भी उनका घर साधारण है। वहाँ पर सबसे इन सब सारी चीज़ों के विषय में एक बात आती है कि आज का हमारा युवा, आज का हमारा जन जी और आज का हमारा जैन अल्फा, ये जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी, ये किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में जा रही है, इनके मन मस्तिष्क में किस तरह की चीज़ें हैं। क्या वाकई में ये भारत विभाजन विभीषिका जैसे इन गहरे जख्मों को कभी पढ़ेंगे, कभी कुरेदने की कोशिश करेंगे, कभी समझने की कोशिश करेंगे? ये बुद्धिजीवी वर्ग के पास जाकर बैठकर इन तमाम सारी चीज़ों का संज्ञान लेंगे, या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया साइट्स और बस इन्हीं के ज़रिए अपने आप के अपने भविष्य को तय करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी और बाकी तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि ये भारत अखंड भारत है। इस अखंड भारत में हमारे युवा ही हमारी शक्ति हैं। युवाओं से आग्रह करते हैं कि आप सही मार्गदर्शन लीजिए, आप रामायण पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप तमाम सारे उन चीज़ों को समझिए जिसके कारण भारत विश्व में विश्व प्रख्यात है। लेकिन ये जैन जी को भी समझना होगा कि वाकई में हमारे लिए सही और गलत क्या है। आप सभी लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।